साल 1974, तारीख 26 मार्च, दोपहर के लगभग 11 बजे थे। चमोली जिले के रैणी गांव की महिलाएं दोपहर के भोजन की तैयारी कर रही थी। तभी गांव की एक बच्ची दौड़ती हुई महिला मंगल दल की अध्यक्ष गौरा देवी के पास पहुंची और उसने बताया कि अभी अभी कुछ लोग हाथों में आरिया और कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ गए हैं। गांव के सभी पुरुषों को प्रशासन ने बड़ी चालाकी से मुआवजा देने के बहाने चमोली बुला लिया था। ठेकेदार अपने आदमियों के साथ आरिया और कुल्हाड़ियां लेकर जब जंगल की तरफ बढ़ रहा था तो रैणी गांव में कोई पुरुष उसे रोकने के लिए मौजूद नहीं था। लेकिन गौरा देवी तत्काल अपने घर से निकली और उनके साथ ही अनेक महिलाएं इकट्ठा हो गई। किसी ने कालीन बुनना छोड़ा तो किसी ने कपड़े धोना, और ये सभी महिलाएं जंगल की तरफ बढ़ गई। अपनी माताओं को दौड़ते हुए देख गाँव की 7 छोटी छोटी बच्चियां भी उनके पीछे दौड़ पड़ी। ये महिलाएं जब ऊपर जंगल पहुंची तो देखा कि पेड़ कटान के लिए लाए गए औजार वहां बिखरे पड़े हैं। ठेकेदार के कारिंदे और जंगलात के कर्मचारी शराब पिए हुए थे। उन्होंने इन महिलाओं के साथ छेड़खानी की कोशिश की और काम में रुकावट पर गुस्सा जताया। इन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देने के साथ ही बंदूक दिखाते हुए वहां से लौट जाने को कहा गया। औरतों के मन में मंथन चल ही रहा था कि तभी गौरा देवी आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी आंगड़ी के बटन खोलते हुए कहा, लो मारो बंदूक और काट ले जाओ हमारा मायका। चारों तरफ एक चुप्पी छा गई थी। नीचे बहती ऋषिगंगा और ऊपर नंदा देवी की तरफ उठते पहाड़ के बीचों बीच ये प्रतिरोध के पराकाष्ठा पर पहुंचने की चुप्पी थी। इतिहास का एक नया असाधारण अध्याय लिखा जा रहा था। ऐसा अध्याय जो 13 जनवरी 1921 को बागेश्वर में या फिर 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में लिखा गया था। लगता था जैसे गौरा देवी और उनके साथियों के मार्फत सिर्फ रैणी नहीं, पूरा उत्तराखंड बोल रहा था, बल्कि देश के तमाम वनवासी बोल रहे थे। चिपको आंदोलन की सबसे सशक्त तस्वीर इस दिन उभर रही थी। वो तस्वीर जो आगे चलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रतिरोध और अपने जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाली थी। नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आज आपको बताऊंगी कि आज से 50 साल पहले जब रैणी गांव की महिलाओं ने चिपको आंदोलन के रूप में इतिहास दर्ज किया तो हुआ यूं था। गोपेश्वर मंडल और फाटा में चिपको आंदोलन को जब शुरुआती सफलताएं मिली तो प्रशासन के षड्यंत्र भी बढ़ने लगे। प्रशासन किसी भी कीमत पर रैणी गांव में पेड़ों का कटान चाहता था, लेकिन उसे डर था कि चंडी प्रसाद भट्ट जैसे जमीनी कार्यकर्ता, गोविंद सिंह रावत जैसे जमीनी नेता और साम्यवादी सर्वोदय कार्यकर्ताओं की संयुक्त शक्ति इसमें बड़ी रुकावट पैदा कर सकती है। ऐसे में प्रशासन ने योजना बनाई कि चंडी प्रसाद भट्ट को अगर रैणी पहुंचने ही न दिया जाए तो आंदोलन को तोड़ा जा सकता है। 24 मार्च 1974 का दिन था। चंडी प्रसाद भट्ट को बताया गया कि फॉरेस्ट कॉन्जर्वेटर चैन सिंह सोंदाल 2 दिन बाद यानी 26 मार्च को गोपेश्वर में उनसे मिलना चाहते हैं। इस बातचीत के बहाने से उन्हें गोपेश्वर में ही रोक लिया गया। दूसरी तरफ प्रशासन ने एक और चालाकी की। 1962 के चीनी आक्रमण के बाद भारतीय सेना ने सीमांत के ग्रामीणों की जमीन ली थी, लेकिन इसका मुआवजा सैकड़ों ज्ञापनों, प्रतिनिधि मंडलों और घिराव के बाद भी लटका ही था। पूरे 12 साल बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को निपटाने के लिए ठीक 26 मार्च 1974 का दिन तय किया और मलारी, रैणी, लाता सहित तमाम गांवों के पुरुषों को मुआवजा देने के बहाने चमोली बुला लिया। इस कारण नीति घाटी और विशेष रूप से रैणी में 26 मार्च के दिन सिर्फ महिलाएं और बच्चे बूढ़े ही रह गए थे। प्रशासन की तीसरी चालाकी थी गोविंद सिंह रावत पर सरकारी जासूसों द्वारा लगातार नजर बनाए रखना और उनकी गतिशीलता को प्रभावित करना। इस तरह से आंदोलनकारियों को प्रशासनों ने बड़ी चालाकी से अलग अलग कर दिया था। फोन पर भी प्रशासन का नियंत्रण था, लिहाजा आंदोलनकारी एक दूसरे से संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे। रैणी जंगल को काटने की तैयारी हो चुकी थी। ये सब नियोजित तरीके से किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट को गोपेश्वर में ही रोक लिया गया। जोशीमठ में सीआईडी गोविंद सिंह रावत पर नजर बनाए हुई थी। नीति घाटी के लोगों को 1 दशक से अटका मुआवजा देने के बहाने शहर बुला लिया गया था और उप अरण्यपाल ने खुद ही पेड़ों के कटान के लिए मजदूरों को जंगल में पहुंचाने की व्यवस्था कर दी थी। 26 मार्च 1974 की सुबह 10 बजे हिमाचली मजदूरों को जोशीमठ से रैणी के लिए बस में लाया गया। ये व्यवस्था यमुनानगर के ठेकेदार भल्ला के आदमी कर रहे थे। मजदूरों की हिमाचली टोपी उतारी गई ताकि वो पहचाने ना जाएं। उन्हें 1 घंटा पहले ही बस में बैठाकर खिड़कियां बंद कर दी गई थी। ये बस जब जोशीमठ से निकली तो इसके पीछे पीछे जंगलात की जीप चल रही थी, जिसमें कर्मचारी सवार थे। प्रशासन इतनी चालाकी से काम कर रहा था कि उसने बस और जीप को रैणी गांव से पहले ही रोक लिया।
तमाम मजदूर और जंगलात के लोग मुख्य रास्ते से नहीं बल्कि गांव वालों की नजरों से बचते हुए ऋषिगंगा के किनारे एक पगडंडी से होते हुए ऊपर जंगल की तरफ चढ़ने लगे। चिपको आंदोलन का डर मजदूरों से ज्यादा मुंशियों और जंगलात के कर्मचारियों में था। रैणी गांव की एक लड़की ने मजदूरों को ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। पिछले नवंबर से ही गांव में हो रही हलचल से वो बालिका परिचित थी और गांव का सामुदायिक जीवन हमेशा की तरह कायम था। गांव के पुरुष जब गांव में नहीं थे तो ये कौन अजनबी थे जो जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। संदेह होते ही वो लड़की दौड़कर महिला मंगल दल की अध्यक्ष गौरा देवी के पास पहुंची और उसने परदेशियों के जंगल की तरफ जाने की बात बताई। महिला मंगल दल का एक छोटा सा संगठन था। चिपको की इस गांव में हुई सभाओं में कभी कभी महिलाएं पीछे बैठा करती थी। स्वयं गौरा देवी भी अब तक किसी बैठक में नहीं जा पाई थी, हालांकि उनके बेटे ने उन्हें सब कुछ बताया था। दोपहर लगभग 11 बज चुके थे। गांव में भोजन बनाने का समय था। गौरा देवी तत्काल अपने घर से निकली और उनके साथ ही कई महिलाएं इकट्ठा हो गई। इन सब ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का काम छोड़ा और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। अपनी माताओं को दौड़ते और गंभीर देखकर 7 छोटी छोटी बच्चियां भी उनके पीछे दौड़ पड़ी। गौरा देवी के साथ 20 महिलाएं और 7 बच्चियां थीं। इनमें घट्टी देवी, भादी देवी, बिदुली देवी, डूका देवी, बाटी देवी, गोमती देवी, मूसी देवी, नौरती देवी, मालमती देवी, उमा देवी, हरकी देवी, पाली देवी, फगुणी देवी, मनता या मेहता देवी, फली देवी, चंद्री देवी, जूठी देवी, रूपसा देवी, चिलाड़ी देवी, इंद्री देवी शामिल थी। बच्चियों में पार्वती, मैंथुली, रमोती, बाली, कलपति, झड़ी और रुद्रा थी। ये सभी लोग सितेल जंगल की तरफ जाने वाली पगडंडी में आ गए और शॉर्टकट से ऊपर चढ़कर मजदूरों के पास पहुंच गए। कुछ मजदूर खाना बना रहे थे और ठेकेदार के मुंशी जंगलात के कर्मचारियों के साथ दिन के काम की योजना तैयार कर रहे थे। कटान गिरान के औजार आसपास बिखरे पड़े थे। चढ़ी हुई सांस में महिलाओं को देखकर मुंशी और जंगलात कर्मचारी स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने घबराहट को जाहिर नहीं होने दिया। महिलाओं ने इन लोगों से निवेदन किया कि इस जंगल को मत काटो, ये जंगल हमारा मायका है। इससे हमें लकड़ी, घास, जड़ी बूटी और सब्जी मिलती है। अगर ये जंगल कटा तो ये पहाड़ हमारे गांव पर आ गिरेंगे और बाढ़ आएगी। हमारे बगड़ यानी नदी किनारे खेत बह जाएंगे। हमारे मायके को बर्बाद मत करो, हमारे घर को बर्बाद मत करो। महिलाओं ने इन लोगों से ये भी निवेदन किया कि आप सभी लोग खाना खा लो और फिर हमारे साथ नीचे चलो। जब हमारे मर्द लौट आएंगे तब फैसला कर लेंगे। ठेकेदार के कई कारिंदे और जंगलात के कर्मचारी शराब पिए हुए थे। उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी की कोशिश की और काम में रुकावट पर गुस्सा जताने लगे। उन्होंने इन महिलाओं को गिरफ्तार करने की भी धमकी दी और इस दल में शामिल बंदूक वाला नशे में लड़खड़ाते हुए महिलाओं की तरफ आने लगा। गांव की इन औरतों के मन में मंथन चल ही रहा था कि तभी गौरा देवी ने आगे आकर अपनी आंगड़ी के बटन खोलते हुए कहा, लो मारो बंदूक और काट ले जाओ हमारा मायका। इसके साथ ही चारों तरफ एक चुप्पी छा गई। नीचे ऋषिगंगा बह रही थी और ऊपर नंदा देवी की तरफ उठते पहाड़ खड़े थे। बीच में यह प्रतिरोध के पराकाष्ठा पर पहुंचने की चुप्पी थी। इतिहास का एक असाधारण क्षण था। लगता था जैसे गौरा देवी के मार्फत सिर्फ रैणी नहीं, पूरा उत्तराखंड बोल रहा था, बल्कि पूरे देश के वनवासी बोल रहे थे। गौरा देवी की हिम्मत और साहस देख मजदूर और जंगलात के कर्मचारी घबरा गए थे। एक कर्मचारी ने तब बंदूकधारी को डांटा और उसके हाथ से बंदूक छीन ली। धीरे धीरे मजदूर नीचे की तरफ खिसकने लगे थे। इस बीच गांव से कुछ और महिलाएं भी आ गई थी। जब सभी मजदूरों को नीचे उतारने में महिलाएं कामयाब हो गई तो उन्होंने पगडंडी के मोड़ पर भूस्खलन के टूटे हिस्से पर बने उस सीमेंट के पट्टे को भी तोड़ दिया जो एक तरह से यहाँ पुल का काम कर रहा था। इस तरह महिलाओं ने जंगल की तरफ जाने वाले अकेले रास्ते को भी बंद कर दिया। ठेकेदार के कारिंदों और जंगलात के कर्मचारियों को ऊपर मार्ग बंद होने की जानकारी हो गई थी। वो सब सड़क पर आ चुके थे। उनका नशा उतर गया था और बदतमीजी की गुंजाइश भी अब नहीं थी। मजदूर और सभी कर्मचारी भयभीत थे। 50 साल की गौरा देवी, 52 साल की मूंगा देवी और अपेक्षाकृत युवा बाली देवी, रुपसा, भादी, मूसी, हरकी, मालमती, फगुणी आदि सभी सड़क पर आ गई। लगता था कि वो सब तब सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि वो अपने पतियों, बेटों और भाइयों की प्रतिनिधि भी थी। ठेकेदार के कारिंदों ने शाम को गौरा देवी को अलग बुलाकर डराया धमकाया और चलते चलते उनके मुंह पर थूक भी दिया। ठेकेदार के कारिंदों को लगा कि ये महिला ही इस सब के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो बंदूक से भी नहीं डरी थी। गौरा देवी ने चुपचाप ये सहन किया। तमाम महिलाएं रात भर पगडंडी के पास बैठी पहरा देती रही और नंदा देवी के गीत गाती रही। गौरा देवी कहती थी उस रात उन्होंने कोई नारे नहीं लगाए। दरअसल चिपको आंदोलन की कार्यवाही ही इसका नारा बन गई थी। शब्द जब कर्म बनते हैं तो उन्हें उच्चारित करने की जरूरत नहीं रहती। 27 मार्च 1974 की सुबह हुई। धौली के उस पार पहाड़ के शिखर से धूप धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। महिलाओं ने देखा कि उनका जंगल मुस्कुरा रहा है। मुस्कान महिलाओं के चेहरों पर भी थी।
लेकिन इसमें अभी गंभीरता भी शामिल थी। 9-10 बजे के बीच जोशीमठ से गोविंद सिंह रावत और गोपेश्वर से चंडी प्रसाद भट्ट व अन्य लोग आ गए। मार्क्स या लेनिन का नाम न जानने वाली और गांधी या विनोबा के विचार से भी लगभग अपरिचित इन महिलाओं के काम से वो सब गौरवान्वित थे। हालांकि इसके पीछे उन्हीं का काम था। रैणी गांव के जमाई हयात सिंह ने चंडी प्रसाद और अन्य को महिलाओं के पास ले जाने में देरी नहीं की। महिलाओं ने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया। गौरा देवी ने आगे बढ़कर कहा कि हमने जो किया ठीक किया, हमें पछतावा नहीं है और ना ही डर है। हमने किसी आदमी को नहीं मारा, उनसे प्रेम से ही बात की। अब पुलिस पकड़ भी ले तो कोई चिंता नहीं। हमने अपना मायका बचा लिया, अपने खेत और बगड़ बचा लिए। फिर वो सबको उत्साह से उस पगडंडी की तरफ ले गई जिसमें सीमेंट का बड़ा पट्टा उखाड़ दिया था। इस बीच उन्हें पूरी बातें महिलाओं ने बता दी थी, लेकिन बंदूक तानने तथा मुंह पर थूकने की बात नहीं बताई। शायद जंगलात के कर्मचारियों की नौकरी चले जाने की बात उनके मन में आई थी। इन महिलाओं ने गोविंद सिंह के साम्यवाद व राजनीतिक कर्म और चंडी प्रसाद भट्ट के सर्वोदय व सामाजिक कर्म दोनों की लाज रखी और कुछ समय के लिए इनके वादों और व्यक्तित्वों के विस्तार को अपनी कार्यवाही से ढक दिया। शाम को उस जगह प्रदर्शन हुआ जहां मजदूर राशन की बोरियां और भल्ला ठेकेदार के कारिंदे विराजमान थे। हिमाचली मजदूर अपने पहाड़ी बिरादरों को देखकर घबरा गए थे। चंडी प्रसाद ने उनका डर खत्म करना चाहा, क्योंकि मजदूरों को लग रहा था कि ये महिलाएं अब उन्हें पिटवाएंगी। मजदूरों को बताया गया कि आंदोलनकारियों की उनसे लड़ाई नहीं है, ना ही उनके मालिक या जंगलात वालों से। हमें अपना जंगल बचाना था और हमने बचा लिया, इसलिए आपको यहाँ डरना नहीं चाहिए। चंडी प्रसाद बोल ही रहे थे कि मजदूर सामने दरी पर बैठ गए। जंगल को काटने में असफल लोग और जंगल को बचाने में सफल समूह एक साथ चंडी प्रसाद भट्ट को सुन रहे थे। लगता था जैसे मजदूर भी कार्यकर्ता की तरह हो गए थे। चंडी प्रसाद भट्ट महिलाओं द्वारा की गई कार्यवाही की प्रशंसा के साथ इस लड़ाई को आगे ले जाने की बात कर रहे थे। गोविंद सिंह ने कहा कि वो किसी और घटना से इतने प्रसन्न नहीं थे जितने कि कल के प्रतिरोध से। उनके चेहरे पर इतनी खुशी कभी नहीं खिली। बैठक में 31 मार्च को इस स्थान पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। अब तक गोपेश्वर चमोली से रैणी गांव के अनेक मर्द भी आ गए थे। उन्हें अपने महिलाओं के काम पर गर्व हो रहा था और ताजा इतिहास के इस असाधारण पृष्ठ पर पूरा विश्वास नहीं। कुछ के मन में जंगलात विभाग, पुलिस और ठेकेदार के कारिंदों का भय अंकुरा रहा था, लेकिन जन उत्साह और तमाम लोगों के रैणी आ जाने के कारण ये भय तिरोहित हो गया। अगले 4 दिन आंदोलनकारी और मजदूर यहीं रहे। 27 से 30 मार्च 1974 तक अलग अलग समूहों को जंगल की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रकारांतर में मजदूरों तथा 1800 बोरे राशन की सुरक्षा भी हो रही थी। महिलाएं गांव से आती जाती रही और भोजन की व्यवस्था करती रही। अब रोज नारे लगते, बातचीत होती और गीत गाए जाते। फिर 31 मार्च 1974 को इस घाटी का सबसे बड़ा और भव्यतम प्रदर्शन हुआ। जैसे पूरी धौली घाटी रैणी की सड़क पर इकट्ठा थी। धौली घाटी के सभी गांवों से ग्रामीण पहुंचे तो जिले के अन्य क्षेत्रों से कार्यकर्ता भी आगे आए। सुराई, ठूठा, लाता, रैणी, पैग, बुरांडा, सुभाई, तपोवन, ढाक, रिंगी, करछी, तुगासी, भंगियूल, रैगड़ी आदि के ग्रामीण ऋषिगंगा के किनारे जमा हो रहे थे। हर तरफ से परंपरागत और रंग बिरंगे कपड़े पहने आदमी, औरतें, बच्चे आ रहे थे। गाजे बाजे के साथ कुछ समूह नंदा देवी के गीत गा रहे थे। कुछ समूह उन नारों को दोहरा रहे थे जिन्हें कार्यकर्ताओं ने पिछले महीने में गाँव में बोया था। वन जागे, वनवासी जागे, इसमें सबसे ज्यादा दोहराया जाता था। आज जैसे उनके विचारों की फसल अंकुरित हो आई हो। जंगलात के कर्मचारी तो जरूर भाग गए थे, पर ठेकेदार के कारिंदे और मजदूर ये सब देखते रहे। उन्हें 28 महिलाओं और बेटियों के पीछे खड़े समाज का अंदाजा हुआ। उन्हें स्पष्ट लगा कि जंगलात की नीति के खिलाफ कुछ लोग नहीं, पूरा समाज लड़ रहा था। जब ग्रामीण की सब धारा इकट्ठा हो गई तो सभा हुई। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने अपनी तरह से आंदोलन को परिभाषित और प्रस्तुत किया। रैणी की इस जीत पर सभी प्रसन्न थे और अनेक वक्ताओं ने मंडल, फाटा और रैणी के सिलसिले को समझा, उनके अंतर संबंध को जोड़ा और आगे की तैयारियों की जरूरत बताई। कार्यकर्ताओं को पता था कि ये 3 सफलताएं कम नहीं हैं, पर अभी सरकारी जंगलात नीति टस से मस नहीं हुई है। सभी ने समझदारी से संघर्ष को आगे ले जाने की जरूरत बताई। वक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार की तरफ से व्यापक और व्यवहारिक फैसले नहीं होंगे, तब तक जंगलों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। कुछ एक वक्ताओं ने इसे एक अप्रत्याशित घटना भी कहा। रैणी के प्रतिरोध ने चिपको आंदोलन को एक स्पष्ट चेहरा और चमक देने में कामयाबी पाई। इस बीच चारों तरफ से चिपको आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन मिला। सरकार की तरफ से 2 साल से ठप पड़ी लीसा इकाइयों को लिसा दिया गया और ये इकाइयां चालू हो गई। ये आंदोलन की पहली सफलता थी। इससे पहले लीसे के दाम 1 किए गए। रैणी की जीत चिपको आंदोलन के पहले सफल अध्याय की पराकाष्ठा थी। गोपेश्वर, मंडल और फाटा होकर चिपको यहाँ पहुंचा था। रैणी से पहले फाटा में भी महिलाओं की हिस्सेदारी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ महिलाओं को इतिहास रचने का मौका मिला।
गौरा देवी इसकी प्रतीक माता बनी। सर्वोदयी, साम्यवादी और अन्य सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इस सामूहिकता को जन समर्थन ने ताकत दी। दशौली ग्राम स्वराज्य मंडल की केंद्रीय भूमिका और पृष्ठभूमि में सर्वोदयी कार्यकर्ताओं का योग अपनी जगह था। भट्ट और रावत का नेतृत्व, तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं और विद्यार्थियों की गहन हिस्सेदारी आंदोलन को इस बिंदु तक ले गई। चिपको आंदोलन की पहली सफल लहरों के 50 साल पूरे होने के मौके पर चिपको आंदोलन, उसके नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और उसमें सतत हिस्सेदार समाज को हम सभी का सलाम। चिपको आंदोलन से जुड़ी ये तमाम जानकारी प्रोफेसर शेखर पाठक के लेख से ली गई थी। इस आंदोलन के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप उनकी किताब हरी भरी उम्मीद देख सकते हैं, जिसे वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहे बारामासा।